हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बच्चों क्लास में घर्षण के अध्याय को शुरू किया था, तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे के टॉपिक्स पर विचार करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों घर्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, समझा था, जाना था, जिसमें हमारा गति घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, तो और साथ ही उसके बारे में उसके डिफिनेशन को हम लोगों ने दिया था। घर्षण गुणांक का हम लोगों ने व्यंजक निकाला था। साथ ही हम लोगों ने घर्षण कोण और विराम कोण पर भी विचार किया था। तो चलिए हम लोग आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे के फैक्ट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना, कि घर्षण कोण और विराम कोण के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो उसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप लोगों को घर्षण कोण के बारे में, है ना, एक रफ आइडिया दे दूं, विराम कोण के बारे में एक रफ आइडिया दे दूं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक्स को पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने समझाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों घर्षण कोण के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग कहते हैं बच्चों। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो इसमें आप लोग जानते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु, है ना, किसी सतह पर स्थित है। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु किसी सतह पर स्थित है, तो इस वस्तु का भार बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और साथ ही इस भार का जो है प्रतिक्रिया, है ना, आर, जिसको हम लोग कहते हैं जस्ट परपेंडिकुलर, है कि नहीं, अपवार्ड डायरेक्शन में काम करता है, जिसको हम लोग आर कहते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु यदि इस दिशा में गति कर रहा है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में एक घर्षण बल एफ काम करता है। एफ बल काम करता है। तो देखिए दोनों यहाँ पर एफ बल है, कहने का मतलब है कि दोनों राशि जो है समान है। ये बल है, घर्षण बल है, और ये प्रतिक्रिया बल है। तो दोनों बल का परिणामी होगा बच्चों, कुछ ना कुछ परिणामी जरूर होगा, जिसकी दिशा, है कि नहीं, इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि परिणामी, दोनों बल का परिणामी मेरा कितना प्राप्त होता है, आर डैश होता है। तो घर्षण कोण की परिभाषा के अनुसार जो होता है कि घर्षण बल तथा वस्तु के भार का प्रतिक्रिया बल का परिणामी आर डैश, है कि नहीं, प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाता है उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, घर्षण कोण, जिसको मैंने अल्फा से इंडिकेट किया था पिछले क्लास में। इसे मैंने शायद अल्फा से इंडिकेट किया था। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानते हैं बच्चों। तो इसका हम लोग व्यंजक भी निकाले थे। मान लेते हैं कि यदि हम देखिए, इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं, किस पर, आर पर, आर डैश से परपेंडिकुलर हम आर पर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला लाइन आप देख रहे हैं वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, है कि नहीं, ये भी यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। तो ये एक जो ट्रायंगल हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, टेन ले लेते हैं। तो टेन अल्फा का मान क्या हो जाता है कि नहीं, टेन अल्फा का मान देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि एफ बाय आर होगा, है कि नहीं, एफ बाय आर होगा। और घर्षण, है ना, की परिभाषा से आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं, वहाँ पर हम लोगों को एक घर्षण गुणांक प्राप्त होता था, म्यू इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता था, एफ बाय आर। हम लोगों को ये चीज प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब हो गया कि एफ बाय आर के जगह पे हम लोग यहाँ पर म्यू लिखेंगे। तो टेन डेट सिंप्लाइज क्या हो गया कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों को मिलता है म्यू। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि कहने का मतलब हो गया कि घर्षण कोण का, है कि नहीं, घर्षण कोण का क्या लिखेंगे, टेन,
घर्षण कोण का tan घर्षण गुणांक के बराबर होता है। इसी फिगर को आप लोग जो है एक इंक्लाइंड प्लेन पर भी उसको आप दिखा सकते हैं बच्चों। इस प्रकार मान लेते हैं कि कोई एक नत समतल है मेरा, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नत समतल है। नत समतल पर एक वस्तु मान लेते हैं कि गति कर रही है इस प्रकार, चाहे वो ऊपर की ओर गति कर रही है चाहे वो नीचे की ओर गति कर रही है। तो इस वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा बच्चों, और इसका प्रतिक्रिया बल जो ये समतल देख रहे हैं इसी पर इसके लंबवत होगा। मतलब यहाँ पर जो है इस है ना, पथ मेरा यही है, रास्ता मेरा यही है, वस्तु इसी पर है ना चल रही है, चाहे ऊपर की ओर जा रही है चाहे नीचे की ओर, तो उसका प्रतिक्रिया बल क्या होगा है ना, इसके लंबवत होगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार उसका प्रतिक्रिया बल होगा R। इस प्रकार उसका प्रतिक्रिया बल होगा R। मान लेते हैं कि वस्तु यदि ऊपर की ओर गति कर रही है तो उसका घर्षण बल इधर की ओर काम करेगा, है कि नहीं। घर्षण बल F उस पर काम कर रहा है बच्चों, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, घर्षण बल और भार का प्रतिक्रिया बल का हम लोग परिणामी लेंगे। मतलब घर्षण बल और R है ना प्रतिक्रिया बल का परिणामी, जो कि हमको इस दिशा में प्राप्त होगा इस प्रकार, जिस क्या होता है R' हमको यहाँ पर मिलता है कि नहीं। ये भी आप कोण, ये जो कोण देख रहे हैं ये भी घर्षण कोण ही है, अल्फा है। इस प्रकार दोनों फिगर जो है आप उसको घर्षण कोण को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए घर्षण बल और वस्तु के भार का जो प्रतिक्रिया बल है दोनों का परिणामी R' के साथ है कि नहीं, R' के साथ प्रतिक्रिया बल जितना कोण बना रहा है उसको भी हम लोग घर्षण कोण ही कहते हैं। यहाँ से भी आप लोग वही बातें यहाँ पर भी कर सकते हैं। इससे हम एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इसमें हम लोग ड्रॉ कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया वो फ्रिक्शन के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे कि tan अल्फा यदि लेंगे तो tan अल्फा लेंगे तो आपको जानते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब है ये F है मेरा, है कि नहीं। क्यों F है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है वो इस F के पैरेलल है, इसलिए यदि ये F ही है तो ये भी मेरा F होगा। तो कहने का मतलब है कि F बाय यहाँ पर हमको R प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा F बाय R, और F बाय R इज इक्वल टू म्यू होता है। तो क्या मिल जाएगा हमको, देख पा रहे हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर हमको म्यू प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी दोनों ही फिगर में आप इसको अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, चाहे वस्तु समतल पर स्थित हो चाहे वस्तु नत समतल पर स्थित हो, आप दोनों ही स्थिति में घर्षण कोण को दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब विराम कोण के बारे में बच्चों बात करते हैं कि विराम कोण किसको कहते हैं, है कि नहीं, जिसको मैंने पिछले क्लास में भी डिफाइन किया था। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि विराम कोण क्या होता है। विराम कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल ऑफ रिपोज भी हम लोग कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, है कि नहीं। ये इसको मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया था कि है ना विराम कोण किसे कहते हैं। जैसे कि इसको समझने से पहले आप इस प्रकार समझिए कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक नत समतल पर गति कर रहा है, इस प्रकार नत समतल पर गति कर रहा है और वस्तु यहाँ पर है कि नहीं, वस्तु यहाँ पर स्थित है इस प्रकार। तो वस्तु का भार बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा इस प्रकार, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, और इसका भार का प्रतिक्रिया क्या होगा, इस सतह के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसकी दिशा इस प्रकार होगी। ये मेरा क्या हो गया, भार का प्रतिक्रिया बल R है कि नहीं, भार का प्रतिक्रिया बल R होगा। अब हम कहते हैं बच्चों कि वस्तु जो है नीचे की ओर गति कर रही है। मान लेते हैं कि वस्तु यदि इधर नीचे की ओर गति कर रही है, क्योंकि वो सरक रहा है, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, तो वस्तु किधर गति कर रही है, वस्तु गति इस दिशा में कर रही है। तो घर्षण बल उसका इस दिशा में काम करेगा, घर्षण बल उसका इस दिशा में F बल काम करता है, F बल, है कि नहीं। आप समझ पाए होंगे। ये क्या हो गया, R वस्तु का भार का प्रतिक्रिया बल जो कि सतह के जस्ट लंबवत दिशा में काम करता है। यदि वस्तु इसमें नीचे की ओर गति कर रही है तो आप उसका घर्षण बल जस्ट उसके विपरीत दिशा में काम करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसका जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, मेरा वस्तु का भार mg है। अब इस भार का हम लोग है ना दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं। तो एक वियोजित मान क्या होगा, जस्ट इसके प्रतिक्रिया बल के दिशा में होगा, और एक मान जो होगा इसके इस दिशा में होगा, और ये वाला कोण जो होगा इसी को हम लोग विराम कोण कहते हैं। इसको हम लोग थीटा कहते हैं, इसी को हम लोग विराम कोण भी कहते हैं, है ना। तो इसका एक वियोजित दो लंबवत दिशा में लिए हैं बच्चों, तो ये कंपोनेंट मेरा कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्राप्त होता है, और ये कंपोनेंट जो हमको प्राप्त होता है mg sin थीटा, हमको ये कंपोनेंट प्राप्त होगा। तो आप लोग इस चित्र से, इस फोटो से अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि घर्षण कोण किसको कहते हैं। घर्षण कोण किसको कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी नत समतल पर गति करता है ना, तो उसका भार है ना, उसका भार का वियोजित मान
भार का वियोजित मान mg cos थीटा, है कि नहीं, भार का वियोजित मान mg cos थीटा के साथ mg जितना कोण बनाता है उसी को हम लोग विराम कोण कहते हैं। या फिर आप उसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वस्तु जिस नत समतल पर गति कर रही है उस नत समतल का कोण को भी हम लोग क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। ये इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग विराम कोण का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो आप लोग इस फोटो से अच्छा से तासा पता कर पा रहे होंगे कि वस्तु का भार देख पा रहे होंगे कि जो प्रतिक्रिया बल है, भार का प्रतिक्रिया बल R, वो किसके द्वारा संतुलित हो रहा है, तो mg cos थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो भार का प्रतिक्रिया बल R इज इक्वल टू mg cos थीटा यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पर घर्षण बल को देख पा रहे होंगे कि कौन संतुलित कर रहा है, क्योंकि घर्षण बल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, तो उसको कौन संतुलित कर रहा है, तो mg sin थीटा संतुलित कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। समीकरण 2 को 1 से हम लोग भाग दे देंगे। इसका मतलब है कि 2 भागा 1 करने पर यदि इसको हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, इधर तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा F/R इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा mg sin थीटा, और नीचे में हम लोगों को प्राप्त होगा mg cos थीटा। तो mg यहाँ से कैंसिल हो जाता है बच्चों, और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि F/R घर्षण गुणांक के बराबर होता है, तो म्यू लिख दिया यहाँ पर, और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू हम लोगों को प्राप्त क्या होता है, tan थीटा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि विराम कोण का है ना tan, इसका मतलब है कि विराम कोण का स्पर्शया घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर संबंध दोनों के बीच में निकालना है कि आखिर घर्षण कोण और विराम कोण आखिर क्या होते हैं, है कि नहीं। और ये स्थिति कौन सा है, ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, ये गति करने की स्थिति में है। गति करने की स्थिति में हम लोग इस विराम कोण को परिभाषित किया है, गति करने की स्थिति में, है ना। गति करने की स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, विराम कोण को परिभाषित किया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू है, और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा है। तो इसका मतलब है कि दोनों समीकरण से, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घर्षण कोण के समीकरण, घर्षण कोण का समीकरण, है कि नहीं, घर्षण कोण का समीकरण, घर्षण कोण का समीकरण तथा विराम कोण का समीकरण से, विराम कोण के समीकरण से, है ना, विराम कोण के समीकरण से। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू, दोनों म्यू के बराबर है, अतः हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कटेगा नहीं, इसको आप लोग जानते होंगे, काटता नहीं, ये कैंसिल हो जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण कोण, है कि नहीं, और विराम कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, कब, जब गति करने की अवस्था में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे गति करने की अवस्था में, गति करने की, है ना, गति करने की अवस्था में, गति करने की अवस्था में घर्षण कोण तथा विराम कोण, घर्षण कोण तथा विराम कोण, घर्षण कोण तथा विराम कोण, है कि नहीं, एक ही नत समतल में बराबर होते हैं, है ना, एक ही नत समतल में, एक ही नत समतल में बराबर होते हैं, नत समतल में बराबर होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि यदि इसी नत समतल में, आप देख पा रहे होंगे ये फोटो, कि इसी नत समतल में यदि मैं यहाँ पर इस प्रकार इसका परिणामी निकाल दूं और यहाँ पर घर्षण कोण बन जाएगा, तो इसी तल में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि, है ना, दोनों आपस में बराबर होंगे, गति करने की अवस्था में दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में 2, 3, 4 कंडीशन हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, शर्त क्या होता है। तो मैं एक फिगर यहाँ पर बच्चों बनाता हूँ, देखिए आप लोग एक फिगर को यहाँ पर मैं बनाऊँगा, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक नत समतल यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस प्रकार, ये नत समतल है, और यहाँ पर देखिए वस्तु है ना, ये एक वस्तु है इस प्रकार, ये एक वस्तु है, और इस वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है mg,
है ना। और इसका प्रतिक्रिया बल इस दिशा में काम कर रहा है, इसका प्रतिक्रिया बल आर जो है इस दिशा में काम कर रहा है, ये आर है। मान लेते हैं कि वस्तु की नीचे की ओर गति कर रही है, फिसल रही है, तो घर्षण बल जो है उसका इस दिशा में काम करेगा, है कि नहीं। अब हम लोग भार का वियोजित मान दो लंबवत दिशा में लेंगे, एक घटक इधर प्राप्त हुआ, एक घटक मुझे इधर प्राप्त हुआ, इस प्रकार, है ना। तो ये मेरा कोण क्या हो गया, कोण मेरा थीटा कोण है। इसका घटक यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा हमको प्राप्त होगा, और इधर हमको जो प्राप्त हो रहा है वो mg साइन थीटा प्राप्त हो रहा है। तो ये भी कोण यदि थीटा है तो बच्चों ये भी कोण मेरा थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अब चलिए, ये तो विराम कोण हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल है और यहाँ पर घर्षण बल है। दोनों बल का परिणामी मेरा क्या होगा बच्चों, इस प्रकार हमको प्राप्त हो रहा है। दोनों बल का परिणामी क्या है, आर डैश है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि परिणामी, है कि नहीं, यदि प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, जो कि अल्फा से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों को मैंने एक ही फिगर पर इंडिकेट कर दिया, किसको, अल्फा और, है कि नहीं, अल्फा और थीटा को दोनों एक ही मतलब फिगर में मैंने बना दिया। अब यहाँ पर मेरा कंडीशन बच्चों इस प्रकार लगता है, देखिए कंडीशन नंबर 1, यदि, है कि नहीं, यदि देखिए, यदि अल्फा का मान बड़ा होगा, यदि अल्फा बड़ा है थीटा से, मान लेते हैं इस प्रकार, यदि अल्फा बड़ा है किसी भी तरह से, यदि मान लेते हैं कि अल्फा का मान यदि बड़ा हो जाए थीटा से, तो ये कौन सी स्थिति होगी, तो ये ऐसी स्थिति होगी कि वस्तु जो होती है कि नहीं, वो विराम की अवस्था में रहेगा। इसका मतलब है कि विराम कोण, यदि घर्षण कोण का मान यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वस्तु विराम की अवस्था में रहेगा, वस्तु किसी प्रकार की कोई गति नहीं करेगी। इसका मतलब है कि इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में वस्तु विराम की अवस्था में रहता है। वस्तु विराम की अवस्था लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, विराम की अवस्था में रहता है, विराम की अवस्था में रहता है। और दूसरा कंडीशन तो आप लोग देखें ही बच्चों कि अल्फा बराबर यदि थीटा हो जाए तो वस्तु गति करने की अवस्था में होता है, मतलब फिसलने की अवस्था में होता है। तो ये इसको लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु फिसलने की अवस्था में रहता है ना, फिसलने की अवस्था में रहता है कि नहीं, अवस्था में रहता है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ पाए होंगे कि तीसरा कंडीशन क्या होगा। मैं यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी लिख देता हूँ कि यदि थीटा का मान यदि बड़ा हो जाए, है कि नहीं, यदि विराम कोण का मान घर्षण कोण से बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ पर विराम कोण आपका ज़्यादा है, विराम कोण का ज़्यादा करने का मतलब हो गया कि ये नत समतल का ये कोण ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या होगा, तुरंत फिसल जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब वस्तु त्वरण के साथ गति करता है कि नहीं। इसमें लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु त्वरण के साथ गति करता है, मतलब तुरंत फिसल जाता है ना। इस स्थिति में वस्तु त्वरण के साथ गति करता है ना, त्वरण के साथ गति करता है। इस स्थिति में वस्तु त्वरण के साथ गति करता है बच्चों। तो ये तीन कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, जो कि घर्षण कोण और विराम कोण से संबंधित था। तो चलिए आज हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यदि नत समतल पर यदि कोई वस्तु यदि या तो गति ऊपर की ओर कर रही है या वो नीचे की ओर गति कर रही है, तो उस पर कितना त्वरण उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों, जो कि हम लोगों के लाइफ में डायरेक्ट रिलेटेड इसके साथ होता है। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जब वस्तु नत समतल के नीचे की ओर जब गति करता है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख देता हूँ बच्चों कि जब वस्तु नत समतल के नीचे की ओर गति करता है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए, जब वस्तु नत समतल के, है ना, नत समतल के नीचे की ओर गति करता है,
गति करता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि जब वस्तु नत समतल के नीचे की ओर गति करता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान कितना होता है। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नत समतल है, इस प्रकार है ना, इस प्रकार एक नत समतल है और इस पर एक कोई वस्तु रखी गई है। इस प्रकार कोई वस्तु रखी गई है जो कि नीचे की ओर जो है सरक रही है, गति कर रही है। उसकी गति की दिशा इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, वस्तु का जो भार होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, mg कहेंगे। और वस्तु के भार का जो प्रतिक्रिया होता है वो इस समतल देख रहे हैं, इसके जस्ट लंबवत दिशा में होता है। इस दिशा में भार का प्रतिक्रिया होता है बच्चों। तो अब देखिए, है ना, वस्तु इधर की ओर गति कर रहा है तो उसमें घर्षण बल इस दिशा में उत्पन्न होता है F। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि भार का जो है ना वियोजित मान दो लंबवत दिशा में लेते हैं। तो एक जो वियोजित मान होगा वो प्रतिक्रिया बल के ठीक विपरीत दिशा में होगा और एक इस दिशा में होगा। इसका मतलब है कि दो लंबवत दिशा में हम लोग लेते हैं। ये कोण मेरा कितना है, नत समतल का कोण यहाँ पर थीटा है, तो ये भी कोण मेरा थीटा ही होगा। तो अब हम वियोजित मान लेंगे तो एक कंपोनेंट हमको क्या प्राप्त होगा, mg cos थीटा हमको प्राप्त होगा और एक कंपोनेंट हमको प्राप्त हो जाएगा mg sin थीटा हमको प्राप्त होगा बच्चों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं ताकि हमको समझ में ज़्यादा आए। और इस फिगर को तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए, माना m द्रव्यमान का, है ना, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु, है ना, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु थीटा कोण पर झुके, है ना, थीटा कोण पर, है ना, थीटा कोण पर झुके नत समतल, थीटा कोण पर झुके नत समतल पर नीचे की ओर, है कि नहीं, नीचे की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है, जिससे वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच, है ना, जिसे वस्तु के स्पर्शीय सतहों के बीच, स्पर्शी सतहों के बीच घर्षण बल, है कि नहीं, स्पर्शी सतहों के बीच घर्षण बल, सतहों के बीच घर्षण बल ऊपर की ओर उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है, ऊपर की ओर जो है उत्पन्न हो रहा है। मतलब घर्षण बल ठीक उसके गति के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। देख रहे हैं, वस्तु इधर गति कर रहा है तो उसमें घर्षण बल उसके ठीक विपरीत दिशा में काम करेगा। अब वस्तु का भार क्या होगा, देखिए, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर, है ना, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है ना, तथा उसका प्रतिक्रिया बल, है ना, तथा उसका प्रतिक्रिया बल सतह की, है ना, सतह के की सतह में नत समतल के सतह, है ना, सतह के लंबवत दिशा में, सतह के लंबवत दिशा में कार्य करता है, लंबवत दिशा में कार्य करता है, लंबवत दिशा में उसका काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे, है कि नहीं। भार mg का, है ना, भार mg का दो लंबवत दिशा में, भार mg का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेने पर, लंबवत दिशा में वियोजित मान लेने पर जो हमको क्या प्राप्त होता है, जो mg cos थीटा तथा mg sin थीटा के रूप में हमको प्राप्त होता है, जो mg cos थीटा तथा mg sin थीटा, है ना, के रूप में प्राप्त होता है,
के रूप में प्राप्त होता है। अब आप लोग फिगर से देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ mg cos थीटा का जो मान होता है वो है ना, इसके प्रतिक्रिया जो बल होता है, वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, निष्फल कर रहा है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु के भार का जो प्रतिक्रिया है उसको कौन संतुलित कर रहा है, mg cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चित्र से, है कि नहीं, चित्र से या फ्रॉम द फिगर, ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल जो होगा कि कौन संतुलित कर रहा है, कि mg cos थीटा उसको संतुलित कर रहा है, mg cos थीटा। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि देखिए वस्तु है ना नत समतल पर नीचे की ओर गति कर रहा है, वस्तु नत समतल पर नीचे की ओर जब गति करेगा तो इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, इस बात की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। कितना बल इसमें काम कर रहा है वस्तु पर, है ना, क्योंकि घर्षण बल ठीक उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है और mg sin थीटा उसके नीचे की ओर काम कर रहा है। चूंकि वस्तु नीचे की ओर गति कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा है कि नहीं उसके घर्षण बल से बड़ा होगा, तभी वो नीचे की ओर जा रहा है। अब यदि हम मान लेते हैं कि घर्षण बल यदि बड़ा है तो वस्तु है ना गति नहीं करता, अपने स्थान पर ही स्थिर वो रहता है। चूंकि यहाँ पे वस्तु नीचे की ओर गति कर रहा है अतः mg sin थीटा कंपोनेंट f से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वस्तु पर कार्यरत बल कितना होगा। देखिए वस्तु पर कार्यरत बल है ना, वस्तु पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए mg है ना सॉरी साइन थीटा माइनस एफ होगा, है कि नहीं, क्योंकि mg साइन थीटा यहाँ पर बड़ा होगा। अब इस बल के कारण वस्तु जो नीचे की ओर गति कर रही है उसमें ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये बात लिख देते हैं कि माना इस बल के कारण है ना, इस बल के कारण मान लेते हैं कि इस बल के कारण वस्तु में नीचे की ओर ए त्वरण उत्पन्न होता है ना, ए त्वरण उत्पन्न होता है, नीचे की ओर ए त्वरण उत्पन्न होता है कि नहीं। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से उस पर कितना बल लगेगा बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं कि ma बल लगेगा। और यहाँ पूरे समीकरण को हम लोग लिख देंगे, यहाँ हो गया mg साइन थीटा माइनस एफ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। घर्षण है कि नहीं गुणांक के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि घर्षण गुणांक का परिभाषा क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। घर्षण गुणांक के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। तो F का मान हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर तो हम रखेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू आर। और r का मान तो आप लोग ऊपर में निकाले ही हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा होता है, अतः r के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, mg cos थीटा। तो ये क्या हो गया, देखिए ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू और यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा। अब इसमें भी m है, यहाँ पर भी m है, तो हम लोग m को क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं। तो m a इज इक्वल टू है ना, m को हम लोग कॉमन निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि mg साइन थीटा माइनस म्यू जी और ये हमको प्राप्त होगा cos थीटा। तो दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा, तो डेट सिंप्लाइज हमको क्या प्राप्त हो गया, त्वरण प्राप्त हो गया बस, है ना, वस्तु का। ये कितना मिलेगा, देखिए g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा हमको प्राप्त होगा। तो ये जो हमको व्यंजक प्राप्त हुआ वो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का व्यंजक है कि नहीं। तो ये व्यंजक है। तो अब इससे आप लोग बहुत प्रकार के शर्त भी इसमें निकाल सकते हैं बच्चों कि सबसे पहला देखिए ये त्वरण का व्यंजक निकल गया, इसमें कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मान लेते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। देखिए यदि थीटा बराबर है कि नहीं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो थीटा 90 डिग्री हो जाने का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया इसका मतलब है कि इसके साथ ये इस प्रकार हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया कि तल कैसा हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, तल ऊर्ध्वाधर होगा, है ना, तल ऊर्ध्वाधर होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग तल लिख देंगे, तल ऊर्ध्वाधर होगा, है कि नहीं, तल ऊर्ध्वाधर होगा।
तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह में हम लोग मान रखेंगे। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे, ए इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया जी साइन, है कि नहीं, जी साइन 90 माइनस म्यू जी कॉस 90। तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब है कि ए बराबर हमको यहाँ पर जी प्राप्त होगा। तो ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की और जब गिरता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण गुरुत्व त्वरण के ही बराबर होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि मान लेते हैं कि जो वस्तु जिस सतह पर फिसल रही है ना, नीचे की ओर गति कर रही है, वो घर्षण रहित है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन स्टार देके हम यहाँ लिखते हैं कि माना कि वस्तु जिस सतह पर फिसल रही है कि नहीं, वस्तु जिस सतह पर फिसल रही है ना, वस्तु जिस सतह पर फिसल रही है ना, वह घर्षण रहित है। वह कैसा है, घर्षण रहित है। घर्षण रहित का मतलब फ्रिक्शन फ्री है। तो फ्रिक्शन फ्री होने का मतलब क्या होगा कि म्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इस समीकरण में म्यू का वैल्यू यदि हम लोग जीरो बैठा देंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो त्वरण जो हमको प्राप्त होगा बच्चों वो मिलेगा हमको ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इसका मतलब है कि गुरुत्व त्वरण का लंबवत घटक हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त होता है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ से भी देख पाते हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु जो है ना, घर्षण रहित सतह पर चल रही है, तो उसका जी का वैल्यू ऊर्ध्वाधर इस प्रकार होता है, कलम के अनुदिश नीचे की और वो गिरता है। तो जी का एक कंपोनेंट यदि हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमको यहाँ पर साइन ना थीटा प्राप्त होगा। तो ये कंपोनेंट हमको यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। दूसरा चीज़ इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कोई वस्तु यदि है ना समतल सतह पर गति करती है तो उस पर कितना काम किया जाता है घर्षण बल के विरुद्ध, है ना, घर्षण बल के विरुद्ध वस्तु पर कितना काम किया जाता है, ये चीज हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले टॉपिक्स को हम लोग लिख देते हैं कि समतल सतह पर, देखिए समतल सतह पर, है कि नहीं, समतल सतह पर गतिशील वस्तु, है कि नहीं, समतल सतह पर गतिशील वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। घर्षण के द्वारा, है घर्षण के विरुद्ध भी कह सकते हैं, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, है ना, वही हम लोग लिखते हैं घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, है कि नहीं, घर्षण के विरुद्ध इसमें कितना काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक है ना समतल सतह है। तो समतल सतह है तो वस्तु यहाँ पर रखी गई है ना, वस्तु यहाँ पर रखी गई है और वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है mg और भार का प्रतिक्रिया ऊपर की ओर काम करता है r, है कि नहीं। चूंकि वस्तु पर मान लेते हैं कि मैंने P बल लगाया या हम लोग P बल लगाते हैं जिसके वजह से घर्षण उसके ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है F, है कि नहीं, F ये उत्पन्न होता है। अब मान लेते हैं कि आरोपित बल के अधीन वस्तु गति करते हुए यहाँ तक वो आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, मतलब उसमें जब F बल लगाएंगे तो वस्तु गतिशील होगा, इस दिशा में गति करेगा। तो वो कितना दूरी से विस्थापित हुआ, तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर रहेगा वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा mg। तो यहाँ से दूरी हम लोग मापेंगे कि वो x दूरी से विस्थापित हो जाता है। आप समझ पाए होंगे कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई वस्तु है कि नहीं, जिसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है और उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो वस्तु को हम लोग इधर की ओर P बल हम लोग आरोपित किए हैं जिसके वजह से वस्तु इस दिशा में गति करेगा और घर्षण बल ठीक उसके विपरीत दिशा में काम करेगा। तो आरोपित बल के अधीन वस्तु x दूरी से विस्थापित होकर के यहाँ पर आ जाती है। तो अब घर्षण बल के विरुद्ध हम लोगों को कितना काम करना पड़ रहा है, चलिए हम लोग ये चीज़ यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, देखिए माना m द्रव्यमान का, है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु, है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु समतल सतह पर स्थित है या स्थिर है, समतल सतह पर, है कि नहीं, समतल सतह पर, है ना, समतल सतह पर स्थिर है कि नहीं। वस्तु का भार,
है ना, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है या कार्यरत रहता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत है, कार्यरत है तथा भार का प्रतिक्रिया, है ना, तथा भार का प्रतिक्रिया, तथा भार का प्रतिक्रिया, है ना, आर, है ना, सतह के लंबवत ऊपर की ओर काम करता है। सतह के ऊपर लंबवत, है कि नहीं, लंबवत कार्य करता है, ऊपर लंबवत कार्य करता है, कार्य करता है कि नहीं, सतह लंबवत ऊपर की ओर, सतह के लंबवत ऊपर की ओर वो काम करता है। देखिए, जब वस्तु पर P बल, है कि नहीं, जब वस्तु पर P बल आरोपित किया जाता है, जब वस्तु पर P बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु आरोपित बल की दिशा में, तो वस्तु आरोपित बल की दिशा में, है ना, आरोपित बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाती है, x दूरी से विस्थापित हो जाती है, आरोपित बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाती है तथा घर्षण बल, है ना, तथा घर्षण बल गति के ठीक, है कि नहीं, गति के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, गति के ठीक विपरीत दिशा में, है ना, दिशा में उत्पन्न होती है, गति के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्या निकालना है कि घर्षण बल के विरुद्ध उसको कितना काम करना पड़ेगा। तो चित्र से एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि वस्तु का जो भार है कि नहीं, वस्तु का जो भार mg है उसको प्रतिक्रिया बल संतुलित करता है। तो चित्र से R इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त होगा, mg, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब देखिए, घर्षण बल आरोपित बल के कारण नहीं, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। आप देख पा रहे हैं कि घर्षण बल उसका इधर लग रहा है तो वस्तु में विस्थापन इधर उत्पन्न हो रहा है नहीं, तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, घर्षण बल के विरुद्ध, है कि नहीं, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो हम लोग यहाँ कहते हैं W, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fx cos 180 डिग्री का कौन होगा बच्चों, क्योंकि जान रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विस्थापन x इधर उत्पन्न हो रहा है, घर्षण बल इधर की ओर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -Fx। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो हम लोग ये चीज़ निकाल लिए कि कार्य कितना होगा। अब देखिए, घर्षण बल के परिभाषा से क्या होता है, घर्षण बल के, है ना, घर्षण बल के परिभाषा से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, परिभाषा से F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। तो हम लोग F का वैल्यू ऊपर में रख देंगे, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस म्यू आर और x प्राप्त होगा। और समीकरण नंबर 1 से देख पा रहे हैं R इज इक्वल टू mg है, तो W का वैल्यू कितना हो गया, माइनस म्यू mgx। तो हमको इतना ही काम करना पड़ता है घर्षण बल को पार करने के लिए, है कि नहीं। तो कोई भी वस्तु यदि समतल सतह पर गति करती है तो घर्षण बल को पार करने के लिए मुझे इतना, है ना, कार्य करना पड़ता है बच्चों। तो ये तो बात था समतल सतह पर, है ना, ये बात मेरा समतल सतह पर था। लेकिन जब हम वस्तु को नत समतल पर ऊपर की ओर जब हम गति कराते हैं तो उसमें हमको कितना काम करना पड़ेगा, जब हम दोनों ही केस में देखेंगे कि ऊपर की ओर गति करने में कितना काम करना पड़ता है और नीचे की ओर गति करने में कितना काम करना पड़ता है। तो चलिए उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नत समतल पर जब कोई वस्तु ऊपर की ओर काम करे, मतलब गति करेगा, तो उसको, है ना, ऊपर की ओर या नीचे की ओर ले जाने में कितना काम हमको करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो टॉपिक्स यहाँ पर क्या देंगे हम बच्चों, देखिए नत समतल पर, देखिए नत समतल पर, है ना, नत समतल पर गतिशील वस्तु, है ना, नत समतल पर गतिशील वस्तु को ऊपर की ओर,
है कि नहीं, ऊपर की ओर ले जाने में, ऊपर की ओर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि, है ना। तो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं कि ये मेरा एक नत समतल है कि नहीं, और इस पर एक यहाँ पर वस्तु रखी गई है जो कि ऊपर की ओर गति करेगी। तो वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है mg, और भार का प्रतिक्रिया बल नत समतल के जस्ट लंबवत दिशा में काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं r। तो चूंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आरोपित बल कितना है, P है, जिसके वजह से इस वस्तु पर घर्षण बल आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग F कहते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे। तो एक वियोजित मान आप लोग जानते हैं प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत दिशा में, मान लेते हैं कि नत समतल का जो कोण है वो थीटा है, तो ये भी कोण मेरा थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो प्राप्त होगा हमको क्या होगा, mg cos थीटा के रूप में प्राप्त होगा। और इधर एक कंपोनेंट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा mg sin थीटा के रूप में हमको प्राप्त होगा, इस प्रकार। तो अब हम लोग इस पूरे फिगर को हम लोग अच्छा से एनालाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो उस पर कितना बल काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि माना, देखिए m द्रव्यमान का, है ना, m द्रव्यमान का कोई वस्तु, m द्रव्यमान का कोई वस्तु P बल के अधीन, है ना, P बल के अधीन किसी या अधीन थीटा कोण से झुके, इस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा कोण से झुके नत समतल, है ना, थीटा कोण से झुके नत समतल में ऊपर की ओर गति कर रहा है ना, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है बच्चों, है ना। तो अब देखिए वस्तु का भार जो होगा, वस्तु का भार नीचे की ओर काम करेगा, तो इस भार का हम लोग दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे, गति कर रहा है। तथा घर्षण बल के बारे में भी विचार कर लेते हैं, तथा घर्षण बल, है ना, तथा घर्षण बल गति के ठीक विपरीत दिशा, गति के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति के ठीक विपरीत दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है। वस्तु का भार, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर, है ना, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर है कि नहीं, नीचे की ओर कार्यरत है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे की ओर कार्यरत है। भार का दो लंबवत दिशा में, भार का दो लंबवत दिशा में, है ना, भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, है ना, भार का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, वियोजित मान लेते हैं, जो हमें किस रूप में, mg cos थीटा, जो हमें mg cos थीटा तथा mg sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है, mg sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है, साइन थीटा के रूप में प्राप्त होता है बच्चों। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिगर से आप लोग देख पा रहे होंगे कि वस्तु का जो भार का जो प्रतिक्रिया है r, ये किससे संतुलित हो रहा है, mg cos थीटा से संतुलित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चित्र से हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं, फ्रॉम द फिगर हम लोग भी जान रहे हैं कि r किससे संतुलित हो जाता है, mg cos थीटा से संतुलित होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए हम लोग वस्तु पर P बल इस दिशा में आरोपित किए हैं, जिसके कारण इसमें दो कंपोनेंट इधर उत्पन्न हो रहा है, जो एक घर्षण बल है और एक mg sin थीटा है। तो इसका मतलब हो गया कि इस दिशा में दो बल काम कर रहा है, क्या क्या, एक F और एक mg sin थीटा। इन दोनों बल से बड़ा है मेरा P, तब ना वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु पर, है कि नहीं, आरोपित परिणामी बल कितना हो जाएगा, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा। देखिए वस्तु पर कार्यरत,
है ना, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, है ना, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल। तो कितना होगा परिणामी बल, आप लोग जान रहे हैं कि P बड़ा है तो P माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में दोनों को लिख देते हैं, देखिए F है कि नहीं, F प्लस mg, और यहाँ से हमको प्राप्त हो गया साइन थीटा, ये परिणामी बल हमको प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे चूंकि वस्तु, यहाँ पे आगे क्या होगा कि चूंकि वस्तु संतुलन की स्थिति में है कि नहीं, चूंकि वस्तु संतुलन की स्थिति में है कि नहीं, चूंकि वस्तु संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है कि नहीं। अब बात समझिए कि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल कितना था, हम लोग यहाँ पे देख पाए कि P ऊपर की ओर बल लग रहा है और F प्लस mg साइन थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है कि नहीं। तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, P माइनस, और ये दोनों का एडिशन होगा, जोड़ होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि P माइनस F प्लस mg साइन थीटा होगा। अब क्या हो गया, नत समतल पे वस्तु संतुलन की स्थिति में है, अतः इस पर परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा नहीं। तो चूंकि संतुलन की स्थिति में है ना, क्या लिखे हैं, चूंकि वस्तु संतुलन की स्थिति में है, अतः परिणामी बल, अतः परिणामी बल, अतः परिणामी बल इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा मेरा, है ना। तो यहाँ पर परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य इज इक्वल टू P माइनस F प्लस mg साइन थीटा। अब यहाँ पर संतुलन बल का क्या मतलब हो गया कि संतुलन बल मतलब क्या होता है कि वस्तु पर, है कि नहीं, P उतना ही बल काम कर रहा है कि जितना उसको नीचे की ओर, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं बच्चों कि जितना ज़्यादा हम बल आरोपित करेंगे ऊपर की ओर गति करने के लिए, घर्षण बल उतना ही ज़्यादा नीचे की ओर उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये P बल जो है वो घर्षण बल के अकॉर्डिंग जो है बढ़ता और घटता जाता है कि नहीं। इसीलिए वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने के लिए इन दोनों बल से ज़्यादा बल लगाने की मुझे आवश्यकता होती है। अतः इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति हम लोग कहते हैं। तो संतुलन की स्थिति में परिणामी बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, और हम लोग P का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो P ये पूरे टर्म को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, F प्लस mg, और ये मेरा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो घर्षण बल की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, देखिए घर्षण बल की परिभाषा से, घर्षण बल की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर, है ना। यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा म्यू आर प्लस mg साइन थीटा। समीकरण 1 से r का मान हम लोग रख देंगे, यहाँ पर r का मान हम लोग निकाले हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से r का मान रखने पर, समीकरण 1 से r का मान हम लोग रखेंगे, है ना। तो r का मान रखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, P इज इक्वल टू म्यू और mg कॉस थीटा हम लोगों को प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया, देख पा रहे होंगे कि mg साइन थीटा। तो ये चीज़ हम लोगों को मिला बच्चों। तो यहाँ पर मैंने P बल लगाया वस्तु को ऊपर ले, इसका मतलब किसी वस्तु को ऊपर की ओर गति कराने के लिए वस्तु पे लगने वाला P बल जो होगा उसके लिए व्यंजक यही होता है, म्यू mg, है कि नहीं, म्यू mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड है ना mg को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए म्यू कॉस थीटा प्लस हम लोगों को यहाँ पर साइन थीटा प्राप्त हो जाता है। तो मान लेते हैं कि माना इस बल के कारण, देखिए माना इस बल के कारण, इस बल के कारण वस्तु नत समतल पर, माना इस बल के कारण वस्तु नत समतल पर, नत समतल पर x दूरी से विस्थापित होता है कि नहीं, x दूरी से विस्थापित होता है, x दूरी से विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य कितना होगा, है कि नहीं, x दूरी से विस्थापित होता है। तो हम लोग जानते हैं कार्य की परिभाषा क्या होता है, बल गुना विस्थापन, उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो देखिए वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए किया गया कार्य, वस्तु को ऊपर की ओर, है ना, वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा,
ले जाने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होगा, P इंटू एक्स होगा। तो W की जगह में हम ये वैल्यू को रख देंगे। तो P की जगह में हम लोग रखेंगे क्या, mg, और यहाँ हो गया म्यू कॉस थीटा प्लस, और यहाँ होगा साइन थीटा और इंटू एक्स। तो ये मेरा कार्य होगा वस्तु को ऊपर ले जाने में, है कि नहीं, वस्तु को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्य मेरा यहाँ पर बल का मान ज़्यादा हो जाता है। इस समीकरण से आप लोग ये देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु को ऊपर ले जाने में मुझे ज़्यादा ताकत, किसी नत समतल पर जब हम वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो मुझे ज़्यादा ताकत क्यों लगता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वस्तु का भार कितना है, देख पा रहे होंगे कि mg है कि नहीं, और इतने टर्म से वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये टर्म mg के साथ जब गुना होगा तो उसका भार में वृद्धि हो जाती है कि नहीं, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। mg वस्तु का भार तो mg है कि नहीं, और ये टर्म म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये क्या करता है, उसके भार में वृद्धि कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ गुना हो जा रहा है, जिसके वजह से बल का मान बढ़ जाता है और वस्तु को ऊपर ले जाने में मुझे ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम इसको बदल करके हम कहें कि वस्तु को नत समतल के नीचे की ओर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए, वस्तु को नत समतल के नीचे की ओर, है ना, वस्तु को नत समतल के नीचे की ओर ले जाने में, है ना, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो इससे पे हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्लस के जगह में माइनस लिख देना है। mg हो गया, ये हो गया म्यू कॉस थीटा माइनस ये होगा साइन थीटा इंटू एक्स। इतना ही हमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर ले जाने में हम वस्तु का, है ना, लगने वाला बल जो होता है वो घट जाता है। क्यों, क्योंकि देख पा रहे होंगे कि ये टर्म छोटा हो गया, जब ये घटेगा तो ये टर्म छोटा हो गया। इसका मतलब है कि ये वस्तु के भार को घटा देता है, जिसके वजह से मेरा बल कम हो जाता है। तो ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने के समय में कितना काम करना पड़ता है और वस्तु को नीचे की ओर ले जाने में कितना काम मुझे करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानने का दूसरा चीज़ प्रयास करते हैं। इसमें एक टॉपिक से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम किसी वस्तु को कहीं ले जाते हैं, है कि नहीं, या सरकाते हैं, है ना, समतल सतह पर, तो हम लोग आखिर वस्तु को खींचते हैं या वस्तु पर हम लोग धक्का देते हैं। ये बात को आप लोगों को जाननी होगी कि किसी वस्तु को कौन सा काम आसान होगा। किसी वस्तु को धक्का देने में आसानी होती है या किसी वस्तु को खींचना आसान होता है। मान लेते हैं कि कोई भारी वस्तु है, आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं, तो आप उस वस्तु पर क्या करेंगे, धक्का देंगे या उसे खींचेंगे। हमको पहले इस बात को बताइए। तो चलिए हम लोग इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किसी वस्तु पर धक्का देना आसान होता है या वस्तु पर खींचना आसान होता है। तो उसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, समतल सतह पर, है कि नहीं, समतल सतह पर देखिए आरोपित खिंचाव तथा धक्का, आरोपित खिंचाव तथा धक्का दोनों के बीच में हम लोग तुलना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन आसान होता है, खिंचाव देना, है ना, या धक्का करना, दोनों में से कौन सा आसान होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक देखिए वस्तु को बनाते हैं इस प्रकार। मान लेते हैं कि एक समतल सतह है और यहाँ पर एक वस्तु है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए वस्तु का जो भार है वो इस दिशा में काम करता है mg, और दूसरी बात है कि वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल होगा वो ठीक भार के विपरीत दिशा में काम करता है। और जब वस्तु को जब हम लोग खींचते हैं, इसका मतलब है कि इस दिशा में हम लोग खींचेंगे वस्तु को, कितने बल से, मान लेते हैं कि P बल से हम लोग वस्तु को खींचेंगे, है कि नहीं। तो इस P बल का हम लोगों को दो कंपोनेंट लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में लेते हैं कंपोनेंट और एक इस डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लेते हैं। तो ये जो कोण है मेरा, उसको आप देख पा रहे हैं, ये थीटा कोण है। तो P का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा मेरा P कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट हमको मिल रहा है वो होगा P साइन थीटा हम लोगों को मिलेगा। तो वस्तु इधर की ओर गति करेगा, तो जिसके वजह से ठीक उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल मेरा F उत्पन्न होता है। ये चीज़ उत्पन्न हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उसको जानने का प्रयास करते हैं और चीज़। तो पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, माना m द्रव्यमान का, देखिए माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु
कोई वस्तु P बल के या P खिंचाव बल के अधीन है कि नहीं, P खिंचाव बल के अधीन, P खिंचाव बल के अधीन, खिंचाव बल के अधीन समतल सतह पर गतिशील है कि नहीं, खिंचाव बल के अधीन समतल सतह पर गतिशील है, समतल सतह पर गतिशील है कि नहीं, समतल सतह पर गतिशील है। वस्तु का भार है कि नहीं, वस्तु का भार mg, mg है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा भार का प्रतिक्रिया है ना, तथा भार का प्रतिक्रिया बल, तथा भार का प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर कार्य करता है कि नहीं, ऊपर की ओर कार्यरत रहता है, कार्यरत रहता है कि नहीं, कार्यरत रहता है। वस्तु में F घर्षण बल, वस्तु में F घर्षण बल गति के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है ना, गति के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, गति के ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है कि नहीं। वस्तु पर आरोपित खिंचाव बल यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वस्तु पर आरोपित, वस्तु पर फिगर आप लोग अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे बच्चों, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो है कि नहीं। देखिए वस्तु पर आरोपित है ना, वस्तु पर आरोपित खिंचाव बल है ना, सतह से थीटा कोण है कि नहीं, सतह से थीटा कोण पर कार्य करता है, सतह से थीटा कोण पर काम करता है या कार्य करता है। तो क्या करेंगे, तो आरोपित बल का दो लंबवत दिशा में है ना, तो आरोपित बल का दो लंबवत दिशा में है ना, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, जो किस रूप में हमको प्राप्त होता है, आप देख पा रहे होंगे, जो P cos थीटा तथा P sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है, P cos थीटा तथा P sin थीटा के रूप में प्राप्त होता है, P cos थीटा तथा P sin थीटा के रूप में मुझे प्राप्त होता है। एक बात यहाँ पर आप देखिए, क्या देखना है यहाँ पर कि वस्तु का जो कि वस्तु पे जो घर्षण बल लग रहा है F, उसको कौन संतुलित कर रहा है कि नहीं, वस्तु पर जो घर्षण बल लग रहा है F, उसको कौन संतुलित कर रहा है, P cos थीटा संतुलित कर रहा है कि नहीं, वस्तु पे लगने वाला घर्षण बल को है कि नहीं P cos थीटा संतुलित कर रहा है। तथा वस्तु का जो भार है, भार आप देख पा रहे हैं ना, वस्तु का भार जो होता है उसको कौन संतुलित करता है, वस्तु के भार को कौन संतुलित करता है, तो P cos थीटा प्लस R संतुलित करता है। ये चीज़ आप लोगों को देखनी होगी, यहाँ पर फिगर अपने कॉपी में बनाइए, उसको देखने का प्रयास करिए कि वस्तु का भार mg को P cos थीटा है ना और R दोनों मिल करके संतुलित करता है कि नहीं, दोनों मिलकर के संतुलित कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रतिक्रिया बल में कमी आ रही है। देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि mg को कौन संतुलित करता है, कि mg को संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो फैक्टर है, एक है P sin थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस R। तो डेट सिंप्लाइज R का यदि हम लोग वैल्यू निकालते हैं बच्चों, यदि हम लोग R प्रतिक्रिया बल का यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, mg माइनस P sin थीटा, ये हमको प्रतिक्रिया बल मिलता है। तो प्रतिक्रिया बल आप लोग जान रहे हैं कि वस्तु का जब प्रतिक्रिया बल होता है वो भार को संतुलित करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि प्रतिक्रिया बल जो है, वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो P sin थीटा से है ना उसके भार को घटा रहा है, बस दोनों बराबर नहीं है।
आर और एम जी दोनों बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु का भार का मान पी साइन थीटा से घट जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु का जो वास्तविक भार होगा वो पी साइन थीटा से कम हो जाता है, तो हमको बल लगाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों कि वस्तु का भार एम जी साइन थीटा है ना, सॉरी एम जी सिर्फ वस्तु का भार एम जी पी साइन थीटा से घट जाता है, पी साइन थीटा से घट जाता है, पी साइन थीटा से घट जाता है। अतः बल का मान भी कम हो जाएगा, बल का मान घट जाएगा। जब वस्तु का भार कम हो गया तो उसे खींचना आसान हो जाएगा। अतः वस्तु का भार है ना, अतः वस्तु पर आरोपित बल का मान घट जाता है ना, वस्तु पर आरोपित बल का मान घट जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वस्तु का भार में कमी आ गई है, इसीलिए। तो अब हम लोग चलिए, ये तो खिंचाव की स्थिति में था, अब हम लोग धक्का देने की स्थिति में देखेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर लैंग्वेज हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धक्का देने की स्थिति में। धक्का जब हम लोग उसमें देंगे तो क्या होता है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है यहाँ पर जो कि समतल सतह पर गति कर रहा है, इस प्रकार है। इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है और इसका प्रतिक्रिया बल जस्ट ऊपर की ओर यहाँ पर काम करता है। और वस्तु पर जब हम लोग धक्का देंगे तो इसका मतलब है कि उस पर इस दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बल आरोपित कर रहे हैं, इस दिशा में हम लोग बल आरोपित करते हैं। कितना बल? तो उसमें हम लोग पी बल आरोपित करते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग इस पी बल का दो वियोजित मान लेंगे बच्चों, है ना, वियोजित मान लेंगे। इसका मतलब है एक इस दिशा में हम लोग वियोजित मान लेते हैं, है कि नहीं, और एक इस दिशा में हम लोग वियोजित मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण मेरा यदि है ना, ये तो आप देख पा रहे हैं कि सतह के साथ ही ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा पी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी एम जी नहीं होगा, पी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, पी साइन थीटा। ये कंपोनेंट हमको प्राप्त हो जाए, यहाँ पर पी साइन थीटा हमको प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो दो कंपोनेंट द्वारा संतुलित हो रहा है। एक तो एम जी प्लस, है कि नहीं, पी साइन थीटा से, और दूसरी बात है कि वस्तु यदि इधर की ओर गति करती है तो उसमें फ्रिक्शन बल भी इधर ही उत्पन्न होता है, एफ बल इधर उत्पन्न होता है, वस्तु पे घर्षण बल इस दिशा में उत्पन्न होता है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिक्रिया, फोटो को अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि यहाँ पर हम पी का क्या किए हैं, आरोपित बल का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे। एक घर्षण बल की दिशा में होता है वियोजित मान जो कि पी कॉस थीटा होता है, एक वस्तु के भार की दिशा में होता है जो कि पी साइन थीटा के रूप में होता है। तो यहाँ वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल होगा, तो वस्तु का प्रतिक्रिया बल को कितने, है ना, फैक्टर मिलके संतुलित कर रहे हैं। तो वस्तु का प्रतिक्रिया बल देख रहे हैं यहाँ पर कि वस्तु का प्रतिक्रिया बल, है कि नहीं, आर को क्या क्या संतुलित किया जा रहा है। देखिए, एक एम जी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु का प्रतिक्रिया बल यहाँ पर बढ़ जा रहा है। किसके वजह से? क्योंकि वस्तु का यहाँ पर भार में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? एम जी प्लस पी साइन थीटा से बढ़ जा रहा है। जब वस्तु को जब धक्का दिया जाता है तो वस्तु का भार पी साइन थीटा से बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रतिक्रिया बल में वृद्धि होती है। तो प्रतिक्रिया बल में वृद्धि होने की वजह से आरोपित बल के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए, वस्तु का भार एम जी पी साइन थीटा से बढ़ जाता है, पी साइन थीटा से बढ़ जाता है कि नहीं, पी साइन थीटा से बढ़ जाता है। अतः वस्तु पर, है ना, अतः वस्तु पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, अधिक बल आरोपित करने की आवश्यकता होती है, अधिक बल आरोपित, है ना, अधिक बल आरोपित करने की आवश्यकता होती है, करने की
आवश्यकता होती है, अधिक बल आरोपित करने की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप लोग अच्छी तरह जान पाए होंगे कि वस्तु को खींचना आसान होता है या धक्का देना। खिंचाव की स्थिति में क्या होता है, खिंचाव की स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया बल में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि वस्तु के भार में p sin थीटा से कमी आती है कि नहीं। प्रतिक्रिया बल में कमी आने की वजह से वस्तु में आरोपित बल का मान घट जाता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वस्तु को जब धक्का दिया जाता है तो प्रतिक्रिया बल में वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि वस्तु का भार p sin थीटा से बढ़ जाता है और इस स्थिति में वस्तु पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। अतः इस दोनों तथ्यों से इस बात को स्पष्ट होता है, इस बात का है ना स्पष्टीकरण हम लोगों को मिलता है कि वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना आसान होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा, वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा, वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, खींचना आसान होता है बच्चों, है कि नहीं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा किया बच्चों के, जैसे कि हम लोग किसी नत समतल पर कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करता है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है, नत समतल पर वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसमें हम लोगों को कितना काम करना पड़ता है, सतह पर यदि कोई वस्तु गति करती है तो घर्षण बल के विरुद्ध कितना काम करना पड़ता है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्यों आसान होता है, इसके बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हम लोगों ने इस बात को जाना। तो चलिए हम लोग अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों कि घर्षण से हमें क्या लाभ है और घर्षण से हमें क्या हानि होती है। इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक्स हम लोगों को देखना है, घर्षण की लाभ तथा हानि। घर्षण लाभ तथा हानि, है कि नहीं, लाभ और हानि तथा हानि किसका, घर्षण का। तो हमको लाभ से हमको क्या क्या मिलता है, इसका लाभ क्या क्या होता है। सबसे पहला इसमें क्या लाभ है, घर्षण से लाभ होता है कि घर्षण के कारण, देखिए घर्षण के कारण है ना, घर्षण के कारण हम जमीन में चल पाते हैं, जमीन में चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम जमीन में चल पाते हैं। दूसरी बात होती है घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं, घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। श्याम बोर्ड में या फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड में या कलम से कॉपी में हम लोग लिखते हैं, तो ये सब घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरी बात होती है कि घर्षण के कारण बोल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम बोल पाते हैं, हम बोल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं बच्चों। चौथी बात होती है कि घर्षण के कारण ही हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, घर्षण के कारण ही ये बात सब हो पाती है। पांचवा नंबर में बात होता है बच्चों कि घर्षण के कारण ही जो होती है कि, है ना, बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि है ना किसी कोई वस्तु गर्म हो पाता है, किसी वस्तु में आग लग पाती है, तो सब कुछ ये घर्षण के कारण ही हो पाता है। घर्षण के कारण ही कोई वस्तु गर्म, घर्षण के कारण ही, है ना, घर्षण के कारण ही कोई वस्तु गर्म हो पाती है ना, कोई वस्तु गर्म हो पाती है, हो पाती है। तो ऐसा बहुत सारा हम लोगों को घटना यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए और भी है कि घर्षण के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, घर्षण के कारण ही वाहनों में ब्रेक का प्रयोग होता है ना, वाहनों में ब्रेक का प्रयोग होता है। तो ये सब संभव होता है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो घर्षण के कारण ही होती है। अब घर्षण की हानि क्या क्या होती है बच्चों, घर्षण की हानि क्या क्या होती है। सबसे पहला हानि क्या होता है, घर्षण के कारण जो होती है कि नहीं, कोई भी गतिशील वस्तु घिस जाती है कि नहीं। सबसे पहला हानि उसका यही होता है कि देखिए घर्षण के कारण,
घर्षण के कारण, है ना, गतिशील वस्तु घिस जाती है। घर्षण के कारण गतिशील वस्तु घिस जाती है, घिस जाती है। दूसरी बात होती है कि घर्षण के कारण ही है कि नहीं, आवश्यक कार्य के मान में वृद्धि होती है। आवश्यक कार्य, है कि नहीं, आवश्यक कार्य के मान में, आवश्यक कार्य के मान में वृद्धि होती है, जिससे वृद्धि होती है, जिससे है ना इंजन, शरीर या मशीन, है कि नहीं, तथा मशीनों की दक्षता में कमी आती है। तथा, है ना, इसमें तीनों लिखे, इंजन, मशीन तथा शरीर की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है ना, में कमी आती है। तीसरा नंबर में का हानि क्या होता है बच्चों? देखिए, और है कि घर्षण के कारण ही, है कि नहीं, घर्षण के कारण ही वाहनों की गति में वृद्धि नहीं की जा सकती है कि नहीं, वाहनों की गति या वाहनों की गतिशीलता में वृद्धि नहीं की जा सकती है, शीलता में वृद्धि नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, गतिशीलता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। किसके वजह से? घर्षण। क्योंकि आप जितना ज़्यादा घर्षण करिएगा बच्चों, तो उसमें वायु के जो आपका संपर्क में फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिसके वजह से वस्तु गर्म होती जाती है, और वो, है कि नहीं, घर्षण बढ़ने की वजह से वो जल भी सकती है या उसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। तो ये सब घर्षण के कारण ही होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मेरा, है ना, रॉकेट है या फिर जेटयान, ये सब आदि वस्तु है। यदि वस्तु उन जेटयानों को या फिर रॉकेट को यदि उच्च वेग से गति दिया जाता है, तो होता क्या है कि वायु से उसकी सतह में घर्षण बल का मान में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसकी सतह काफ़ी गर्म हो जाती है। तो उसको ज़्यादा हम लोग गतिशीलता प्रदान नहीं कर सकते हैं, मोबिलिटी उसकी नहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब घर्षण के कारण ही होता है बच्चों। अब घर्षण को कम करने का क्या क्या उपाय है? देखिए, घर्षण को कम करने का उपाय क्या क्या है? घर्षण को कम करने का उपाय क्या क्या है, हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आप लोग जानते हैं कि स्नेहक तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर में स्नेहक तेल आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं, है कि नहीं। स्नेहक क्या होता है कि जहाँ जो घूर्णन जहाँ हो रहा है ना, किसी पुर्जे का, किसी मशीन के कोई पुर्जे हैं जो कि घूर्णन गति कर रही है या फिर गति कर रही है किसी सतह पर, तो वहाँ पर स्नेहक का प्रयोग किया जाता है ताकि घर्षण घट जाए, तेल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात होती है कि उस सतह को चिकनी बना करके, सतह को चिकनी यदि बना दी जाए, चिकनी सतह बना करके भी हम लोग घर्षण को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि गतिशील वाहन जो होते हैं, है कि नहीं, वाहन, है कि नहीं, वाहन के अग्रभाग, है कि नहीं, वाहन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तीक्ष्ण बनाया जाता है ना। तीक्ष्ण मतलब क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा नुकीला टाइप का बना देते हैं, तीक्ष्ण बनाया जाता है कि नहीं, तीक्ष्ण बना दिया जाता है, तीक्ष्ण बना दिया जाता है। ऐसा बनाने से क्या होता है कि हवा का फ्रिक्शन उसमें घट जाता है ना। तो इस सब चीज़ का हम लोग को प्रयोग करके घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहेगा बच्चों इस क्लास का। घर्षण को आज मैंने इस क्लास में पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया, है कि नहीं। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहेगा, है कि नहीं। डेली की तरह आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी समझ में आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो मैं इधर से आप लोगों का उसका सॉल्यूशन दे करके भेजूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा वो बनेगा घर्षण का न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ठीक है बच्चों, आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार करिए, है ना। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उसका नोट्स बनाएं, है कि नहीं। तो ठीक है, आप लोग पूर्व की भांति, है ना, पहले की तरह हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और
इस तरह वीडियो को मेरा देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और है कि नहीं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, है कि नहीं। आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।